हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबूस्ट चैनल। और मैं हूं मनीषा जिंदल और हाजिर हूं मैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड वो है मोनोटोनिक फंक्शन। जो जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं। ये बेसिकली आपका जो इसके बारे में डिस्कशन की गई है, ये हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 6 का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं, अब उसमें से कौन सी एप्लीकेशन के बारे में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें बहुत कंफ्यूजन होती है बेसिकली इस तरह के फंक्शन को समझने में। तो आइए हम इसी की अब जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ देखते हैं और अपने माइंड से जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है उसको खत्म करके जाते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मोनोटोनिक फंक्शन होते क्या हैं। देखिए, व्हेन अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इट्स एंटायर डोमेन, यहां ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर इस तरह की मैं आपको लाइन बोल रही हूं, इसका मतलब क्या है, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है, अब इसकी डोमेन क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछती हूँ डोमेन क्या होगी इस लाइन की, तो आप आराम से बता देंगे जी रियल नंबर है, कि x जितनी भी आप रियल वैल्यूज डालेंगे वहां सब में डिफाइंड होगा। डोमेन कब निकालते हैं, जब कोई फंक्शन डिफाइंड हो। तो हमें पता है कि हम कोई भी वैल्यू डाले r की तो हमारा फंक्शन डिफाइन होने वाला, और लीनियर जो ग्राफ होते हैं वो तो डिफाइंड होते ही हैं, एंड प्लस कॉन्टिन्यूटी भी होती है इनके अंदर, डिफरेंशिएबिलिटी भी होती है, एंड ये अपनी पूरी एंटायर डोमेन में आप देखोगे बढ़ता ही जा रहा है जी, कभी नीचे आ ही नहीं रहा। इंक्रीजिंग, अभी इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पूरे डोमेन में क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, अपने एंटायर डोमेन में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं है ये एकदम से नीचे आ गया, डिक्रीज करने लगे, ये नहीं बात हो रही है। यहाँ सिर्फ बात हो रही है अपने डोमेन में इंक्रीज ही करता जाए। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक। अभी आइए नेक्स्ट बात। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर y इज इक्वल टू -2x प्लस 3 दे दीजिए, तो अब आप क्या बोलोगे इस केस में। चलो जी, इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्योंकि 3 इंटरसेप्ट है तो 3 यहाँ से स्टार्ट होगी ये लाइन, और क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, ये देखिए अगर आप इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव स्लोप आएगी। यहाँ पे m क्या है, -2 है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा ये ग्राफ। बट अगर हम देखें कि ये ग्राफ अपने पूरे डोमेन में कभी इंक्रीज नहीं हो रहा, अपने एंटायर डोमेन में डिक्रीज ही होता जा रहा है। समझ आ रही है बात। तो ये भी एक तरह का क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, एंड ये भी एक मोनोटोनिक फंक्शन है। हमें इतनी बात समझ में आई, जब कोई फंक्शन, यहाँ पे मैंने और लगाया है एंड नहीं लगाया, देखिए ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, यही हमें पकड़ना होता है। अगर मैं एंड लगा देती तो चलो जी इंक्रीज भी हो जाए डिक्रीज भी हो जाए। हम यहाँ बोल रहे हैं कि वो फंक्शन जो अपनी डोमेन में, एंटायर डोमेन में, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। वी से डैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है, वी कॉल इट मोनोटोनिक फंक्शन। यहाँ पे स्ट्रिक्टली की भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ कभी भी वैल्यू, कहीं ऐसे 2 पॉइंट्स ना आ जाए जहां पे वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ आ रही है बात। ये देखिए एक ग्राफ ऐसे भी बनता है, ये दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। ये भी ध्यान रखनी है आपको बात, कि ये भी मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे 2 पॉइंट आ गए हैं जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई, मतलब इक्वल आ गई है वैल्यूज। तो ऐसा भी हमें नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिक्टली चाहिए कि सिर्फ इंक्रीज ही होता जाए। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं मोनोटोनिक। चलिए जी, इतनी बात हमारे थोड़े से दिमाग में आई। अब एक फंक्शन देखिए। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जैसे मैंने जो आपको बात अभी समझाई है उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कैसे हम चीज को समझे। अब यहाँ पे आप पैराबोलिक फंक्शन को देखिए। अब ये सिर्फ समझाने के लिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझे कैसे। अगर आपने लोगों ने ये चैप्टर हमारी वेबसाइट से कोर्स नहीं लिया है तो आप इसको समझे कैसे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा भी देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारी वेबसाइट पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उनमें से यही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं। इसी के साथ पूछा था उन्होंने, क्या जो पैराबोला है ये इंक्रीजिंग, ये मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है, ये पूछा था कि ये मोनोटोनिक है या नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं मोनोटोनिक फंक्शन तो हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी वैसे पता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। नहीं वहां पे समझ में आया तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी
एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं हमारा फंक्शन क्या होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ना डिक्रीज। हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है मतलब कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हमारा ग्राफ फिर क्या होने लग गया, अप होने लग गया। इतना ही समझाऊंगी, अभी इसकी बात नहीं कर रही कि ये मोनोटोनिक है या नहीं है, अभी हम इसका बात खुलासा बाद में करेंगे। वैसे जिन्होंने अभी मोनोटोनिक की डेफिनेशन समझ लिया उनको क्लियर हो गया होगा कि ये मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है। इतने सोचिए आप, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कंसेप्ट को, ठीक है। अब इंक्रीजिंग होता क्या है, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था स्ट्रिक्टली, ठीक है, तो ये और एक खाली इंक्रीजिंग का भी आपने अगर ये चैप्टर किया है अच्छे से तो यहाँ पे आपको दो चीजें सुनने को मिली होंगी, एक स्ट्रिक्टली और एक इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो उसी कंफ्यूजन को हम यहाँ दूर करते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कहीं पे भी वैल्यू, जैसे मान लो कि x1 x2 से बड़ा है, तो कभी भी मेरे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। कि मान लो कि अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज ही होगा, कभी भी ग्राफ मेरा ऐसे नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम सिर्फ बोलेंगे वो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है। स्ट्रिक्टली का मतलब सिर्फ बढ़ना है। अगर आपको बोल दिया जी आपको सिर्फ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब आगे चलते जाना है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं पॉइंट पे रुक जाओ। स्ट्रिक्टली बोलने का मतलब है कि चलता ही जाए, कि कहीं ऐसा पॉइंट ना आए कि ऐसे दो पॉइंट ना आ जाए जहाँ पे वो बराबर हो जाए। स्ट्रिक्टली का मतलब यही होता है कि बोला है तो इंक्रीज ही करे भैया, स्ट्रिक्टली कभी भी नीचे, मतलब या तो कभी भी बराबर वैल्यू पे ना आए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए जी, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वही सेम चीज, या तो घट रहा है तो वो क्या होता जाए, ग्राफ हमारा घटता ही जाए, ठीक है जी, डिक्रीज ही होता जाए, कहीं पे भी दो वैल्यूज बराबर ना आने पाए। और कांस्टेंट कब हो जाएगा जी, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, वैल्यू चलती जा रही है। जैसे हमारा होता है ग्राफ y इज इक्वल टू 2, जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो हमने तीन चीजें समझी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये तीन तरह के आपने ग्राफ देखे होंगे, या तो ग्राफ भैया उठ रहा होगा या नीचे जा रहा होगा या कांस्टेंट होगा। इसमें भी क्या है, ये दो वर्ड जो हैं इसमें भी स्ट्रिक्टली है अभी, ठीक है। अगर आप इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो ये नॉर्मल, ये स्ट्रिक्टली खत्म हो जाता है, सिर्फ बचता है हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो इट मीन्स वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, इक्वालिटी का मतलब ही है कि आप स्ट्रिक्टली को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वहां पे आपने दो वैल्यूज को बराबर कर दिया, तो स्ट्रिक्टली वाली जो कंडीशन है आप उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, अगर आप ग्राफिकली समझना चाहें तो जैसे x की वैल्यू बढ़ी, हमारा f ऑफ x भी है, उसकी भी वैल्यू, मतलब f ऑफ x1 f ऑफ x2 पे जब हम आए तो इंक्रीज हो गया, तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर कहीं पे भी पॉइंट्स में कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं आ रही है, तो इसको इसीलिए। तो अब देखेंगे जैसे जैसे x बढ़ाया हमारा जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, पहले x1 पे यहाँ पे था पॉइंट, x2 पे यहाँ आ गया, तो ये जो f ऑफ x1 है ये बड़ा हो गया मेरा और f ऑफ x2 छोटा हो गया। यहाँ पे इस बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से ना समझे, क्योंकि देखिए हर फंक्शन को ग्राफिकली समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर तरह के फंक्शन का तो भैया हम ग्राफ नहीं बना सकते। अगर मैं आपको कुछ ऐसा सा एग्जांपल दे दूं तो क्या आप इसका ग्राफ बना लेंगे, बना तो लेंगे ग्राफ, लेकिन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो भैया क्यों इतना दिमाग लगाएं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो डेरिवेटिव का काम आएगा, जब इतनी मेहनत हमने डेरिवेटिव पे करी है तो भैया एक्चुअल में उसकी एप्लीकेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो कहाँ यूज होएगा। अब आप ये देखिए, आपको एक बात पता है डेरिवेशन में हम करते क्या हैं, जैसे ये ग्राफ है, हम एक टेंजेंट बनाते जाते हैं, ठीक है जी। स्लोप, आपको स्लोप से पता लगता है, जब पॉजिटिव स्लोप होती है तो आप क्या कहते हैं कि ग्राफ ऊंचाई हो रही है, मतलब बढ़ रहा है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या कहते हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है, यही समझते हैं ना। जैसे आप एक लाइन के थ्रू समझे तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी कि पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप क्या होती है भैया, हमने इतनी सारी डिस्कशन करी थी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। डेरिवेटिव का मतलब ही है एक्चुअल में टेंजेंट लाइन निकालना, तो टेंजेंट लाइन निकालना मतलब स्लोप निकालना, उसी की स्लोप, टेंजेंट लाइन की स्लोप ही तो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि पॉजिटिव स्लोप मतलब जो f डैश x है, जो किसी भी फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में स्लोप निकालना ही है। तो यहाँ पे हमेशा स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यानी कि जब स्लोप पॉजिटिव, जब हमारे डेरिवेशन जो है, डेरिवेटिव जो है किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स
उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम जनरली पॉइंट्स पे ही बात करते हैं, पॉइंट्स पे ही पूछते हैं। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगी, स्लोप हमारी नेगेटिव, मतलब कि हमारा जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम किसी इंटरवल में किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पे भी आप ये चीज देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे क्लोज क्यों लगाया, अभी कुछ बच्चों ने अगर ये नोटिस किया हो, यहाँ क्लोज लगा हुआ है, यहाँ ओपन, ये बड़ी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को। अगर ऐसी थ्योरम का डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखनी भी आ जाए या समझ, जब हम आंसर सोल्व करते हैं तो बच्चे यहाँ पे भी मात खा जाते हैं, क्या करते हैं, इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं, तो कब कहीं ओपन लगा देते हैं, कहीं क्लोज। तो यहाँ समझिए, ये डाउट भी मैं आपका यहाँ पे क्लियर करती हूँ, इस चीज को भी समझिए बड़े ध्यान से। देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे अब आ गए डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो अब अगर आप एक फंक्शन के एंड पॉइंट, मान लो मैंने ये ले लिया a, इस इंटरवल में मैं बात कर रही हूँ, चलो या बीच में भी कहीं ले लो, मैं उसमें भी समझाऊंगी। अगर मैं इस इंटरवल में बात करूँ तो जो हम एंड पॉइंट है वहां तो हम टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि टेंजेंट क्या होनी चाहिए, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा होगा अच्छे से, तो यूनिक टेंजेंट चाहिए हमें, एक टेंजेंट चाहिए, यूनिक टेंजेंट। तो यहाँ पे तो भैया बहुत सारी टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, तो इसीलिए हम एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते। लेकिन फंक्शन इस क्लोज इंटरवल की में तो है ना इंक्रीजिंग, इस क्लोज इंटरवल में तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट देखेंगे जहां हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है हमारी वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हम ये देखते हैं। मान लो कि एक पॉइंट ले लिया जहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करके देखी, किसी एक पॉइंट पे तो भैया टेंजेंट ड्रॉ करोगे कर्व के, तो यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ करके देखी, ये एफ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखा तो ये टेंजेंट आ गई। तो ये जो है इसकी स्लोप अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे कि इस पूरे क्लोज इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइन हो ही रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो है फंक्शन क्या कर रहा है मेरा भैया, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसीलिए बात हम क्लोज इंटरवल की करते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है ही, कॉन्टिन्यूस है तो मतलब चल रहा है ना, यहाँ से फंक्शन चल भी तो रहा होगा आगे, डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसीलिए हम ओपन इंटरवल पे स्विच कर जाते हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि हम सिर्फ टेंजेंट, जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल लेना पड़ता है, क्योंकि टेंजेंट हम वहीं ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि भैया इसके आगे भी तो फंक्शन चल रहा है, तो इसके आगे भी तो फंक्शन कुछ होगा ही ना, कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन बढ़ ही रहा होगा, इसके आगे भी ग्राफ हमारा होगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ की हमारा क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए जी, अब ये देखिए, अब आते हैं हमारे पास इस वाले ग्राफ को देखिए जरा आप। ठीक है, ये वाले ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे जी ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ आप देखोगे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे भी जैसे जैसे एक्स हमारा बढ़ता जा रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है क्यूब फंक्शन का, जो हमारा ग्राफ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये है मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये कहीं पे भी, ये क्या है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं, अगर इसका डेरिवेटिव निकाल के समझाऊं मैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है, डेरिवेटिव तो हमेशा इसका पॉजिटिव आना, क्योंकि स्क्वायर आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ हमें समझ में आता है कि ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर डिक्रीजिंग के कोई चांस नहीं है, खाली ये इंक्रीजिंग है अपनी एंटायर डोमेन में, तो हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये कौन सा तरह का फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन। चलिए जी, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ कि हमने देखा जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखें तो हमेशा डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो इट मीन्स ये ग्राफ मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि अपनी एंटायर डोमेन में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आप ये देख लो ना, इसमें कुछ भी वैल्यू रख दो, कहीं पे भी आप इसमें रख दो, क्योंकि हम एक पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ पॉइंट रख कर देख लो, यहाँ रख कर देख लो, हर जगह आपको टेंजेंट तो मिलेगी, यहाँ पे भी एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी। ऐसे तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस पे भी एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं आप। समझ में आ रही है बात। तो हर पॉइंट पे आप एक यूनिक एंड पॉजिटिव टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा जो ये ग्राफ है मोनोटोनिक फंक्शन है, ये हर पॉइंट पे इंक्रीज ही कर रहा है। यहां तक बात समझ में आई। चलिए जी, ठीक है। अब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होंगे, जनरली जो हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं वो नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस के ही मोस्टली होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी, जनरली हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, लेट कंसीडर एक मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है।
नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है कि वो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है एंड डिक्रीज बोथ, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पे बोथ भी लगा दिया एंड भी लगा दिया, तो मतलब कि फंक्शन में उतार भी आएगा चढ़ाव भी आएगा जी, ये समझ लो, अप भी आएगा डाउन भी आएंगे। जैसे कि हमारी लाइफ का एक एग्जांपल ले लो, हमारी लाइफ में कभी भी कोई दिन में अगर आप डे की बात करो कभी भी एक स्मूथ ग्राफ नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में बात करो, अपनी ग्रोथ की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, आपके अपने इमोशंस का भी आप अगर ग्राफ बनाओ तो वो हमेशा अप एंड डाउन रहता ही है, ठीक है। चाहे वो रिलेशंस की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, हमेशा उसके अंदर अप भी होता है और डाउन भी होता है। ऐसा तो नहीं कि खाली अप 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 होता जाता है या खाली डाउन डाउन होता जाता है, तो हालात जज्बात सब पलटते ही रहते हैं। जहां पे ये काम होने लग जाए उसको बोल दो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। समझ में आई इतनी बात? ऑन इंटरवल ऑफ इट्स, मतलब छोटे छोटे इंटरवल में, क्योंकि डोमेन तो एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, उसके छोटे छोटे आप इंटरवल में देख रहे हैं। जैसे ये ग्राफ है, जैसे साइन और कोसाइन फंक्शन के होते हैं, छोटे छोटे आप इंटरवल ले रहे हो, कभी भैया इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है वो अपने हालात जज्बात कैसे पलटता जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे जाता जा रहा है। तो छोटे छोटे इंटरवल में अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं नॉन मोनोटोनिक। अब यहाँ पे एक आपने वर्ड भी सुना होगा, जब ऐसा हमें दिखता है आप कहोगे कि जी हमने एक ना लाइन पढ़ी थी कि साइन फंक्शन के बारे में, जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कर रहे थे तो यहाँ पे हम इसके बारे में लिखते हैं नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। अब आप कहोगे जी मैडम जी ऐसा कैसे हो जाता है, अभी हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ही इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, फिर हम नीदर भी लिख देते हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखिए बच्चे, जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ते हैं हम ये बोलते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हम ये कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि हम जब कंसेप्ट कर रहे थे यहाँ आपने देखा हो कि बताओ जी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है या नहीं है, दोनों है कि नहीं है। हम ये बोलते हैं कि बताओ ये एक पर्टिकुलर मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया आपको फंक्शन, ये मुझे बताओ कि ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या और डिक्रीजिंग है, या तो ये इंक्रीजिंग बताओ या डिक्रीजिंग। बट आप क्या आप सॉल्यूशन पे पहुंचते हो कि भैया वो तो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम इसलिए कह देते हैं कि अगर हम एक चीज बताने, अगर हमसे एक चीज पूछी जाए कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, तो हम एक चीज तो बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए लिख देते हैं ना तो ये फंक्शन इंक्रीज करता है ना ही ये फंक्शन डिक्रीज, क्योंकि हमें सिंगल चीज बतानी होती है, या तो वो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे, ये भी इंक्रीजिंग ही हो गया, या वो डिक्रीज करे। हमें सिर्फ एक चीज बतानी होती है और जो हम नहीं बता पाते हैं इसलिए हम नीदर का वर्ड यूज कर देते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन क्या था कि भैया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मैं बोलूंगी नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, प्लस इसके साथ क्या बोल दूंगी, इट इज अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। अब इसका आंसर आई होप इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए होंगे, क्योंकि भैया ये फंक्शन मुझे डिक्रीज होता हुआ भी दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ भी दिख रहा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। अब आप कहोगे मैम अगर मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या कुछ भी आ जाता है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर कुछ भी आ जाता है, तो मैम उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? सबसे पहले बात तो पैराबोलिक फंक्शन है तो वो हमें पता लग गया, लेकिन अगर इसको कैलकुलेटिवली करना है कि भैया ग्राफ नहीं याद, मान लो कि मेरे दिमाग में ग्राफ है ही नहीं, तो मैं कैसे देखूंगी इसको खाली इस क्वेश्चन को देखते हुए? जी हमें पता है डेरिवेटिव हमारे कब काम आएगा, इसका डिफरेंशिएट कर दो 2x। अब आप यहाँ पे देखोगे इंक्रीजिंग y डैश इंक्रीज कब करेगा, x जब 0 से बड़ा होगा, एंड y डैश डिक्रीज कब करेगा, x जब 0 से छोटा होगा। ये आपको आई थिंक बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिक्टली, क्योंकि स्ट्रिक्टली है यहाँ पे तो वैल्यू इसकी 0 हो ही जाएगी, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, जब ये y x जितने भी होंगे वो हमारे y 0 से बड़े होंगे, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा, जब y हमारे जितने x जो है हमारे 0 से छोटे होंगे। तो इसीलिए अब ये यहाँ पे आपको पता लग रहा है इंक्रीजिंग भी आ रहा है, यहाँ आपको डिक्रीजिंग भी दिख रहा है। तो हमने तो पढ़ा है भैया एक फंक्शन या तो वो इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो यहाँ पे दोनों केसेस हो रहे हैं, तो ये मोनोटोनिक नहीं है, हम इस चीज से भी इसका पता
लगा सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके यूजफुल होगा आपके लिए जब आप ये वाला चैप्टर करेंगे तो। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत यूज होने वाला है टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताइए, अपने सजेशंस हमें ज़रूर दीजिए और अच्छे अच्छे नए टॉपिक्स आप भी हमें सजेस्ट कीजिए सो डैट हम आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दे सके। तो थैंक यू सो मच।